इस मंच को सुशोभित कर रहे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर हर उस शख्स की आवाज को उठाने वाले जो कहीं भी किसानी से जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लेकर एक ऊर्जा की तरीके से कांग्रेस पार्टियों की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर भाई चौधरी उदयभान जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, आज के कार्यक्रम के रूहे रवां कामगार मजदूरों के नेता, आज के इस सम्मेलन का परचम लेकर चलने वाले भाई अमित यादव जी, सम्मानित मंच, क्योंकि बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम छूट गया तो अच्छा नहीं। साथियों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है जब कामगार की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जो आधा पेट सो जाए वो ही मजदूर है। इस देश के अंदर बड़े से बड़े नेता जो भी हुए, इस देश के अंदर जितने भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए, इस देश की आजादी में जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले लोग हुए, वो दो लोग रहे, मजदूर और किसान। और शायद यही वजह है कि आज की सदारत या आज के चीफ गेस्ट या आज जिनके लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए, चौधरी उदयभान जी को सुनने के लिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं कि मजदूर की लड़ाई क्या है। मजदूर के पास में समर्पण की शक्ति है। मजदूर एक लक्ष्य लेकर चलता है। मजदूर अगर उसको आधा पेट भी खाकर सोना पड़ जाए तो अपनी ईमानदारी और अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलता। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, सिर्फ उसने धोखा ही देना शुरू किया है। मैं अभी उन्हीं बातों को दोबारा से नहीं दोहराना चाहता। मैं जितना भी भाई अमित यादव को सुन रहा था और जितना उससे पहले मैंने इनको सुना है, शायद इन मजदूर कामगारों की लड़ाई जितनी शिद्दत के साथ वो ये लड़ रहे हैं और जिस कदर इन्होंने इस लड़ाई को, इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है, शायद मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। और मैंने पहले भी इनसे एक बार कहा था, मैं ऐसे ही अपने बचपन में जब मेरे पिता
रेलवे मेंस यूनियन के अंदर इंटक के सदस्य थे, बाद में सेक्रेटरी हुए। तो जब मैं उनको सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये वो लोग हैं जो सिर्फ चक्का ही नहीं चलाते, जो सिर्फ रेल ही नहीं चलाते, बल्कि लोगों की जिंदगी के लिए, जो लोगों के सुख सुविधाओं के लिए लड़ते भी हैं। और वही चीज मुझे जब अमित यादव के अंदर नजर आई तो मुझे खुशी हुई जब मैं पहली बार चुनाव में इनको सुना था। मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लूंगा कि जो कुछ कामगारों के बारे में, किसानों के बारे में कहना, और किसानों के बारे में मैं क्या कहूंगा जब चौधरी उदयभान जी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहां बैठे हुए हैं। लेकिन मजदूर और किसान का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो एक ये जुड़ाव है, और ये जुड़ाव ही आने वाले कल में हरियाणा की सरकार की सबसे बड़ी बुनियाद बनने वाला है। और यही बुनियाद है जिसने आज केंद्र के अंदर भी इंडिया गठबंधन को जो आगे लेकर गया है वो मजदूर और किसान है। लोग समझते हैं, लोग जात और बिरादरियों, धर्म और मजहब में बांटते हैं। जब मजदूर और किसान की बात करते हैं तो उसकी ना जात होती है ना धर्म होती है। वो किसान वो जमीन में हल चलाने वाला भी होता है, वो मजदूर कारीगर भी होता है। और अगर आप देख लेंगे तो इनको धर्म और जात से बांटने का काम करने वालों को समझ में आ जाएगा कि इस बार मजदूर और किसान धर्मों में नहीं बटा, मजहबों में नहीं बटा, बल्कि किसान और मजदूर होकर उसने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। हरियाणा आपकी ताकत, हरियाणा आपके संकल्प को आज बहा देख रहा है, बाट देख रहा है कि इस चुनाव के अंदर आप हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे, और जिस सरकार के अंदर किसान और मजदूर को न्याय मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, उनका हक मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई इस बात को लेकर शक नहीं है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, जिस दिन कांग्रेस के नेताओं की सरकार आएगी, उस दिन वो दिन होगा, वो दिन मजदूर और किसानों की दिवाली का दिन होगा, वो दिन मजदूर और किसानों की ईद का दिन होगा। मैं बस यही दुआ करता हूं और मैं चाहता हूं कि इन तालियों में आप वही मुट्ठी भरकर वो ताकत ले आए, और जब चुनाव की मशीनें सामने आए तो उन मशीनों को इस कदर दबाएं कि कांग्रेस और हुड्डा साहब की और उदयभान जी की वो क़यादत जो है वो आपको सरकार में बैठी नजर आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज बब्बर साहब का। साथियों, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राज बब्बर साहब का आप अभिनंदन एवं वंदन करें। साथियों, अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, जो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को अपने परिवार के तौर पर जिनका व्यवहार रहता है सबके ऊपर, खास तौर से हमारे जैसे आम साधारण नौजवानों के ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद रहता है। परम श्रद्धेय आदरणीय चौधरी उदयभान जी से मैं निवेदन करता हूं साथियों कि वो आए, एक बार जोरदार तालियों के साथ। साथियों, माननीय चौधरी उदयभान जी जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश गरीब मेहनत कश के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित गुड़गांव लोकसभा से अभी हमारा पार्टी से चुनाव लड़े
और बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता जो 5 बार सांसद भी रह चुके हैं, प्रसिद्ध अभिनेता आदरणीय श्री राज बब्बर जी, हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुखबीर कटारिया जी, पूर्व विधायक चौधरी सईदा खान जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय श्री आशीष दुआ जी, आज के इस बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम के आयोजक हमारे हरियाणा प्रदेश इंटक के अध्यक्ष आदरणीय भाई अमित यादव जी, आदरणीय भाई पंकज डावर जी, इंटक से और दूसरे जो ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए यहाँ पर हमारे सम्मानित जो नेता, जिन सब ने बड़ा भारी इसमें सहयोग दिया, आदरणीय श्री राजकुमार त्यागी जी, भाई नसीब झाकड़ जी, धर्मवीर लोहान जी, बलराम आर्य जी, वीरेंद्र सिंह जी, कृष्ण नैन जी, अनिल पवार जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण और पूरे सभी ट्रेड यूनियन से, विभिन्न संगठनों से आए हुए इस कामगार अधिकार रैली में आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित सभी साथियों, हमारी सभी उपस्थित माताएं बहनों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई अमित यादव जी का कि उन्होंने बहुत ही एक शानदार यहां पर आयोजन किया और जो श्रमिकों से, जो कामगारों से जो संबंधित जो मुद्दे हैं वो अपने बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने उठाने का काम किया। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। इंटक जो भारत की आजादी से भी 3 महीने पहले जिसका गठन हुआ, आचार्य जेबी कृपलानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय 3 मई 1947 को सरदार विट्ठल भाई पटेल उन्होंने इस इंटक का यहाँ पर स्थापना की थी और सभी जो उन श्रमिक भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो शोषण के शिकार होते थे, उन मालिकों के द्वारा, उन उद्योगपतियों के द्वारा उनकी आवाज को उठाने के लिए इस इंटक का गठन किया, जो तब से लेकर के आज तक भी, अभी तक भी बहुत निरंतर ढंग से पूरी तरह से अपने श्रमिकों की, कामगार जो संगठनों की आवाज को बड़ी मजबूती के साथ उठाता रहा है और आज भी बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। मैं सभी इंटक के साथियों को और जो जुड़ी हुई जो दूसरे जो संगठन हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो श्रमिकों के लिए जो कानून लेकर के आई, तरह तरह के कानून लेकर के आई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हथियार दिया और साथ में जिस तरह से श्रमिकों के लिए जो अधिकार दिए, लेबर कोर्ट खोली गई, उनको 8 घंटे से ज्यादा अगर कोई काम लेता था तो उनसे डबल वेज देना पड़ता था। उसी तरह से और जो श्रमिकों से संबंधित थी, हमारी जो महिलाओं के लिए प्रसूति का जो अवकाश है वो देने का काम होता था और कोई भी उनका शोषण ना कर सके उसकी पूरी तरह से व्यवस्था करने का काम किया था। लेकिन इस सरकार ने, जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे, जहां किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ ये 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, काले कानून, जिसके लिए किसानों ने 13 महीने तक
दिल्ली की सीमाओं को घेर करके रखा और 750 लगभग किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। आपको नहीं भूलना चाहिए, उसी आंदोलन के दौरान आपकी आवाज को दबा दिया गया था। यह सरकार आपके खिलाफ भी श्रमिक कानून लेकर के आई थी, जो 8 घंटे का जो समय था उसको 12 घंटे कर दिया और अधिकार दे दिया था मालिकों को कि जब चाहे कान पकड़ के अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह के जो अधिकार, जो काले कानून बनाने का काम किया था, जिस गति से, जिस मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए थी, वो मजदूर की, श्रमिकों की आवाज नहीं बन सकी। इसीलिए आज भी वो कानून श्रमिकों पर काला धब्बा है। इसकी तरफ अवश्य ध्यान देने की जरूरत है। आप ये देखें कि जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी, तो सबसे पहले गरीब तबका, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का, गरीब का, दलित का, मजदूर का, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक उसके शिकार होते हैं। मुझे बताइए कि सरकार ने नोटबंदी लागू की थी, उस नोटबंदी की वजह से 168 लोग लाइन में लग करके मर गए थे। हमारी महिलाओं ने अपने जापे तक उस लाइन में कर दिए थे। उस नोटबंदी की वजह से लाखों एमएसएमई में ताले लग गए थे। लगभग 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना था। जिस कंपनी में, जिस छोटे एमएसएमई में, चाहे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जितने भी जो हैं, कहीं अगर 100 आदमी काम करते हैं, कहीं 200 आदमी काम करते हैं, तो 3/4 लोग बाहर निकाल दिए गए थे। 1/4 से काम निकाला था। पूरे हिंदुस्तान में 12 करोड़ लोगों का रोजगार इस मोदी सरकार ने एक झटके में छीनने का काम किया। पूरी तरह से बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया। उस एमएसएमई की वजह से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। पूरी तरह से गरीब तबाह होकर के रह गया था। ब्याह शादियां बंद होकर के गई थी। उसके बाद इसी सरकार की गलत नीतियों के कारण राहुल गांधी ने सचेत किया था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे अहमदाबाद के अंदर। इस देश में कोरोना आया, कोविड आया था। उसके शिकार कौन हुए थे? यही श्रमिक हुए थे, जो यहां पर हजारों किलोमीटर, 700 और 800 किलोमीटर पैदल जा रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे। कहीं पर कोई भूखे प्यासे लोग, कहीं उनको कोई लगा देते थे लंगर, तो उनको कुछ खाना मिल जाता था, उनको कोई दवाई दारू की व्यवस्था हो जाती थी। उस समय इस देश का गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार इस सरकार ने किया था, लेकिन वो भी इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम से स्वाहा हो गया। लोग सब चीज भूल गए। गरीब आदमियों के साथ हमेशा इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। आप देखें कि जो योजना लेकर आए थे कांग्रेस पार्टी के समय में, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हर साल मिनिमम वेजेस बढ़ाया जाता था। आपकी जो मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन हर साल बढ़ाने का काम करते थे। आज कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जो जरूरत थी इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की, सरकार ठेकेदार बन गई। इस कौशल विकास रोजगार माध्यम से जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया है हमारी मेरिट के साथ, रिजर्वेशन के साथ, हमारे युवाओं के साथ, कच्ची नौकरी, कोई मेरिट नहीं, किसी तरह जब चाहे जब कान पकड़ के निकाल दो। जितना वेतन मिलता है उससे आधा भी वेतन उनको नहीं दिया जाता। इस सरकार की इन नीतियों के खिलाफ आप लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ना है। आज ये कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, आप बताओ कौन वो आदमी आप में से लाइन में नहीं लगा हो? किलोमीटरों में लाइन लग गई थी, कोई सुनने वाला नहीं था, ना परिवार पहचान पत्र की, ना प्रॉपर्टी आईडी की। सारे अखबारों में कॉलम लिखे जा रहे थे कि 90% परिवार पहचान पत्र और 95% प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं। लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके सो रही थी। हर कांग्रेस का नेता हर मंच से
धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हर मंच से आवाज उठा रहे थे, तब इनको नहीं पता लगा था। आज मुख्यमंत्री कहता है हाँ परिवार पहचान पत्र में गलतियां हैं, प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, हम इनको तुरंत अभी जल्दी शीघ्र कराएंगे। आप पूछना चाहिए पहले इस सरकार से कि माफी मांगो उन गरीब लोगों से जिस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों का पीला राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस सरकार ने किया है? क्या इस सरकार से जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए? क्या इसे जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए कि क्या कारण है इस प्रदेश के अंदर 48 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए, फिर भी आज इनकी हालत यह है 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है, 326 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है, 266 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, 8240 स्कूल के कमरों की जरूरत है, फिर भी ये बेशर्म सरकार 10,676 करोड़ रुपए का एजुकेशन का बजट सरेंडर कर देती है। हाई कोर्ट इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है। आप बताएं कि इन सरकारी स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? इन्हीं गरीबों के, इन्हीं श्रमिकों के, इन्हीं कामगारों के, इस प्रदेश के सभी दलित पीड़ित गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे को शिक्षा व्यवस्था से महरूम करने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया है। इस सरकार को खार फेंकने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। यह सरकार गरीब विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, दलित विरोधी है। इनको सबक सिखाने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज हालत यह है कि पूरी तरह से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तार तार करके इस सरकार ने रख दिया है। जब सरकार सौंपी थी तो 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज 4,51,892 करोड़ रुपए का कर्जा इस प्रदेश पर हो गया है। आज कोई बच्चा अपनी मां की पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों इस प्रदेश के अंदर पूरा हरियाणा प्रदेश जो एनसीआर के 3 तरफ से है, वहां पर क्या कारण है कि बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों है, महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है? क्यों यहां पर 30 से ज्यादा बार पर्चे लीक हुए? हमारे युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? हमारे गरीब बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? गरीब आदमी किस किस तरह से अपने बच्चे को तैयारी कराता है, पढ़ाता है, पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया है तो किस तरह की उस पर बीतती है। इस सरकार को इन चीजों पर आपको घेरना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की योजनाएं गरीबों को लेकर आए थे। हुड्डा साहब 100-100 गज के प्लॉट जो गरीबों को दिए थे हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में जो प्लॉट दिए गए थे, इन्होंने सरकार में आते ही वो स्कीम क्यों बंद की? आज क्यों ये बेशर्मी से आज कह रहे हैं कि जो 2 महीने बाद चुनाव है कि हम प्लॉट देंगे? कौन से प्लॉट देंगे? वो देंगे जो हुड्डा साहब के द्वारा मंजूर शुदा थे, जिनके कब्जे नहीं हो पाए थे, उनको देने की बात कर रहे हैं। उनकी कह रहे हैं हम 1-1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए हम 100 गज का प्लॉट आवे? आप बताएं कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर झुग्गी झोंपड़ियों में कौन लोग रहते हैं? इस प्रदेश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो सारा यहां पर बैठा है, उसकी आज क्या स्थिति है? जो असंगठित क्षेत्र की, हमारे जो मजदूर, जो श्रमिक, जो यहां पर 30-30, 40-40 मंजिल की जो बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां से ऊपर गिर के मर जाता है तो ठेकेदार भी कुछ नहीं करता। ना ठेकेदार देता है, ना सरकार देती है। पुरुष ठेकेदार से मिलकर के कुछ चंद रुपए दे देते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में उनका समझौता करा देते हैं। उनकी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है?
चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेल में हो, चाहे वो कोई मंडी में काम करने वाले हों, चाहे वो राइस मिलों में काम करने वाले हों, चाहे वो भट्टे पर काम करने वाले हों, उनके जीवन के साथ क्यों ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम प्रयास करेंगे, उन ठेकेदारों को भी बाध्य करेंगे और हम उनके लिए पूरी जीवन बीमा की पॉलिसी हम लेकर के आएंगे, जिनको उनको पर्याप्त बीमा मिल सके और उसके बच्चों को ठीक से गुजारा हो सके। इस तरह का हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं आपसे ये निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब ये चुनाव आ गया है, इनके झूठ के पुलंदों की पोल खुल गई है। इनका कहीं भी दूर दूर तक ये कभी गरीब के हितैषी हो नहीं सकते। ये किसान के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं, मजदूर के विरोधी हैं, कर्मचारियों के विरोधी हैं। इन्होंने कर्मचारियों पर भी जुल्म ढाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तो कोई भी कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। और जहां छोटी सरकार कहे उन सरपंचों को भी नहीं बख्शा। सबकी पिटाई करी है इन्होंने, सबके साथ इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया है। इस तानाशाह शासक को, इन तानाशाह लोगों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जब इनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईडी को आगे कर देते हैं। कोई हथियार नहीं है इनके पास, लेकिन कोई कांग्रेस जन डरने वाला नहीं है। आप लोगों से अपील है कि इनको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। ये भाजपा नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है जो इस देश को नफरत की आग में जलाना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कावेरी, गंगा और सरस्वती से निकली हुई पार्टी है, जो सबकी सुख समृद्धि के लिए कामना करती है। मैं एक बार आप सबका दोबारा से सारे जो आपसे सारे ऑर्गेनाइजर्स का, हमारे अमित यादव, उनकी सारी टीम का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और आपसे यही अनुरोध करता हूं, जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने जो चला रखा है, जिसके लिए हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने बिगुल फूंक रखा है, जो जबरदस्त उत्साह जिस तरह से हर कोने से उनको मिल रहा है, आ रहा है, वो हिसाब मांगने के लिए आपको आगे आना होगा। और जब भी बीजेपी का कोई नेता आए तो उनसे पहले हिसाब मांगो कि दो अपना 10 साल का हिसाब और हुड्डा साहब के कामों का हिसाब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। साथियों, एक बार जोरदार ताली माननीय अध्यक्ष जी के लिए। अब मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता को बुलाने से पहले मैं आदरणीय धर्मवीर लोहान जी से और अनिल पवार जी से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय राज बब्बर साहब का सियोल से और कामगारों की तमाम प्रतिनिधियों की ओर से एक मेमेंटो को स्वीकार करें। साथियों, एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत 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 धन्यवाद। साथियों, माननीय अध्यक्ष जी ने हमें जो निर्देश और आदेश दिए हैं, आप एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। साथियों, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आज के हमारे हम सब के नेता, जन जन के नेता, जिनके आशीर्वाद से राजनीति की शुरुआत की, ट्रेड यूनियन मूवमेंट की शुरुआत की, परम श्रद्धेय परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए, हम सब साथियों को अपना आदेश और संदेश सुनाएं। साथियों, एक बार जोरदार नारों के साथ दोनों मुट्ठी बंद कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आज के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, जिन्होंने सारे विस्तार पूर्वक हर विषय पर आपसे बात करी है। और यहाँ से रहे हमारे लोकसभा के उम्मीदवार, जिन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा है, हमारे भाई राज बब्बर जी,
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक प्रधान हमारे साथी जितेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री यहीं से हमारे साथी सुखबीर कटारिया जी, पूर्व विधायक सईदा खान जी, कांग्रेस के सेक्रेटरी AICC आशीष दुआ जी, और भाई जो हमारे इंटक के चेयरमैन हैं, जिन्होंने सारा आज शानदार जो ऑर्गेनाइज किया है सम्मेलन, अमित यादव जी, पंकज डावर जी, पाल चौधरी जी, हमारे यमुनानगर से आए एक्स चेयरमैन इंटक राजकुमार त्यागी जी, धर्मवीर जी, नसीब जाखड़ जी, बलराम आर्य जी, वीरेंद्र सिंह जी, कृष्ण जी और अनिल पवन जी, व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, सब श्रमिक इकट्ठे हुए, इंटक के सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। इंटक के विभिन्न जगहों से जो उनके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, अलग अलग यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं पूरे हरियाणा से। बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपका किया है और इंटक बहुत अग्रणी अंग है कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरा स्वयं भी इंटक से बहुत संबंध रहा है कि इंटक के अंतर्गत ही जो अखिल भारतीय कुली यूनियन थी, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का। काफ़ी मेरे को मौका मिला है कार्य करने का, और जब मेरे को मौका मिला प्रदेश की सेवा करने का, तो हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने विस्तृत श्रम नीति बनाई 2006 में, पूरे देश में सबसे पहले बनी। उसमें हर श्रमिक का, चाहे वो भट्ठे का, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे और किसी किस्म का भी श्रमिक हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके बारे में नीति हमने बनाई। लेकिन इस 10 साल में हमारी सरकार जाने के बाद इस सरकार ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। अभी चर्चा कर रहे थे राज बब्बर जी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, भाई किसान और मजदूर की बात, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, तो पूरा देश खुशहाल है। अगर वो खुशहाल नहीं है तो देश भी हमारा खुशहाल नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई हो, किसान मजदूर ने सबसे आगे हिस्सा लेके किया। देश के निर्माण की बात हो, वो सबसे आगे रहे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बाहर से अनाज आता था PL 480 में, आज हम इस स्थिति में पैदा हुए हैं कि हम सरप्लस अनाज पैदा करते हैं पूरे देश में। तो ये नीति बनाई हमने इसमें। और हरियाणा में हमारे सरकार में देश में सर्वाधिक वो मिलता था, श्रमिक को सर्वाधिक वेतन मिलता था हर जगह से, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे कोई भी हो, पूरे देश में सबसे ज़्यादा था। मनरेगा केंद्र सरकार से आता था कुछ, लेकिन जब हरियाणा लगाता पूरे देश में ज़्यादा था। तो ये है, और मैं आभारी हूँ यहाँ के श्रमिकों का और किसानों का कि जो प्रदेश 2005 में और 2005 से पहले 1966 में जब ये हरियाणा बना, तो आम सवाल था कि हरियाणा प्रदेश बना तो दिया, ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था हमारा, बहुत हर चीज़ में पीछा हुआ था। पंजाब का अंग था, एक वो इलाका आगे था, हम पिछड़े हुए थे। वो ऐसा श्रमिकों की और किसान की मेहनत से
2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो उस समय हमारा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये सब श्रमिकों की और किसानों की मेहनत का नतीजा था, किसी एक व्यक्ति का नहीं, हर वर्ग ने मेहनत की। हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंचा, औद्योगिक प्रगति करी, सारे मजदूर किसान ने करी, जब आगे गए। लेकिन इन 10 साल में हम जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए, कानून व्यवस्था चरमरा गई, जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो प्रति व्यक्ति निवेश था हाईएस्ट 2014 में, वो इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई। इन्वेस्टमेंट बंद हो गई और अब करे नहीं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है, चाहे वो रोडवेज के उस तरफ देखो, यहाँ तक जो है कि शिक्षा का भी निजीकरण के करते आगे कदम उठा रही, जो ठीक नहीं, जो हमारे प्रदेश के लिए भी समाज के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस सदा राष्ट्रीयकरण में विश्वास करती है। अब ट्रांसपोर्ट का बेड़ा है, अभी बता रहे थे कितनी बसें थे, कितनी घट गई, बस लेने का मतलब ही नहीं। इसी प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन यूनियन बने हमारे श्रमिक, जो उनको सुविधाएं थी, ये परिवार पहचान पत्र आईडी में उनको परेशानी, उनको पूरी वो नहीं मिलती। और हमने अपने समय में जो भी सुविधा थी वो कहीं 10 गुना बढ़ाई, कहीं वेतन 5 गुना बढ़ाया, कहीं 3 गुना बढ़ाया, इन्होंने 1.5 गुना बढ़ाया अपने काल में। तो कोई भी ध्यान मौजूदा सरकार का श्रमिकों की तरफ, और किसान की तो बात छोड़ो, उसकी तरफ से उसकी तो लागत ही कई गुना कर दी, तो ये इस तरफ कोई ध्यान नहीं। हमने उनको हर लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से भी, शिक्षा के लिहाज से भी, भट्टा मजदूरों की जो परेशानियां थी, उनके बच्चे शिक्षित नहीं होते थे, उनके लिए स्कूलों का प्रबंध किया हमने ताकि वो पढ़ें, आगे बढ़ें। जो भी समस्या, श्रमिकों की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के श्रमिक हैं, उनकी अपनी अपनी किस्म की समस्याएं, तो हमने प्रयास किया हर समस्या का समाधान निकालें, लेकिन इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बाकी तो सारी बातें विस्तृत रूप से अध्यक्ष जी ने बताई, और कांग्रेस इस बात के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। चाहे मनरेगा की बात हो, मनरेगा हमारे राहुल गांधी जी ने हमारे उसमें मैनिफेस्टो में लिखा है कि मनरेगा 400 रुपये से कम नहीं होगा प्रतिदिन किसी को, जो ही है। इसी बात से हमारी सरकार आएगी तो हम भी प्रयास करेंगे, जो केंद्र से मिले नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ उसको बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज जो सबसे हरियाणा में सबसे फालतू मिलता था, वो भी हम कायम रखेंगे। जो हम पिछड़ गए हैं, हमारी सरकार आएगी तो उसमें भी हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा वेतन देंगे। और अहम खास ख्याल बच्चों के, श्रमिक के बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य और उसकी इंश्योरेंस की जो बात कही है हमारे अध्यक्ष जी ने, वो हम नीति, हम घोषणा पत्र बना रहे हैं। ये सारी बातें अपने घोषणा पत्र में हम डालेंगे, वचन देंगे, गारंटी देंगे, तो हम आगे चलेंगे। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप सब समझ चुके। हमारा कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल देखा आपने और इनका देख लिया, आप सब समझ जाए। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, ये जो कहते हैं कुछ नहीं करते हैं, सीधा सा बात। कुछ मोटे मोटे फैसले हमने भी किए हैं, जो हर श्रमिक को भी उसका लाभ होगा। जो बुजुर्ग हैं, लेबर पेंशन वो अलग चीज़ है, लेकिन
ओल्ड एज पेंशन की बात। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपया महीना हम करेंगे। इसी प्रकार से जो रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 400 रुपये का था, आज 1,000 को भी क्रॉस कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सिलेंडर की कीमत 500 रुपये ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा सरकार वहन करेगी उसका। इसी प्रकार से हमारी 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। इन्होंने जो कौशल रोजगार निगम बनाया है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, ठेका सिस्टम शुरू किया, ठेकेदारी में नौकरी करते हैं। हमने ठेकेदारी खत्म करी, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। यहाँ तक कि हमारे युवाओं को इजराइल में युद्ध में झोंकने का काम किया ठेकेदारी सिस्टम में। तो भाई ये जो निगम बनाया है, ये एक तो तनख्वाह बहुत कम, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन और ना रिजर्वेशन, ये सिर्फ युवाओं के साथ और श्रमिकों के साथ धोखा है और बहकाने लगे हुए हैं। जैसे हमने कहा भाई ये जो रोजगार कौशल रोजगार निगम है ये खराब है, क्यों पक्की नौकरी दे रहा। तब क्या कह रहे हैं, जो रोजगार निगम से लगे हुए हैं ना उनको हटाएंगे। ऐसी बात नहीं है, उनको भी बताना चाहता हूँ। जैसा हमारे अमित यादव जी कह रहे थे, जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उनके लिए भी हम नीति बनाएंगे, उनको कच्ची नौकरी नहीं रखेंगे, पक्की नौकरी रखेंगे जो उसके काबिल होगा। क्योंकि अगले का विश्वास तो हो, उसके बच्चे पढ़े आगे जाएं, उसका आत्म सम्मान बढ़े, शर्म का सम्मान बढ़े, तो ये कार्य हम करेंगे। इसी प्रकार से जो है 100-100 गज के प्लॉट सबसे ज़्यादा लाभ श्रमिकों को पहुंचा, जो हमने दिया 4 लाख के करीब दिए शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लिए। इन्होंने नीति बंद कर दी। 7 लाख और चिन्हित कर दिए थे, 3 लाख और चिन्हित कर दिए थे, 7 लाख। तो ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो 100-100 गज के प्लॉट भी देना शुरू करेंगे हम, और साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर मांग की गई मिले कि कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, जो पहले की स्कीम है। और जैसे हमने एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए थे, अब तक पक्के हो जाने चाहिए थे, नहीं किए इन्होंने। यूनिवर्सिटियों में लगे हुए हैं कितने सफाई कर्मचारी और श्रमिक लगे हुए हैं, उनको ठेके पे लगा रखा है, क्यों नहीं पक्का करते भाई उनको। ये सारी हमने हमारे उसमें है। हम हर जो फैसला जो करेंगे सरकार आने पर श्रमिक के हक में और किसान के हित में होगा, वो फैसला करेंगे हम लोग। और गरीब आदमी का जैसे राजस्थान सरकार ने किया था, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, जो इलाज जो है बीमारी का इलाज 25 लाख रुपए तक का हम वहन करेंगे। ये हम नीति बनाएंगे ताकि गरीब आदमी को स्वास्थ्य की और इलाज की चिंता न रहे। ये सब है और बहुत सारी बातें हम अपने घोषणा पत्र में देंगे, विस्तृत रूप से बता चुके हैं हमारे अध्यक्ष जी, हम इशारा कर चुके हैं। उसी इशारे पर हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। उन्हीं मुद्दे लेकर आज जो ये सफल कार्यक्रम किया है, अब समय बहुत कम है। मेरा आप सबसे है ये सारी बातें आप